सभी हैं विद्वान यहाँ पर, कोई किसी से कमज़ोर नहीं, लेकिन जो तुम में है उसका कोई जोर नहीं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। राष्ट्रपति टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ये सभी अनुच्छेद जो आज आपको पढ़ाए जाएंगे 52 से 62 तक सभी इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट, और यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति से जुड़े हुए आप कुछ महत्वपूर्ण MCQ भी करेंगे, जिससे ये टॉपिक, ये पूरा जो टॉपिक है वो आपका कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। अभी मैं बात करने वाला हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 की बेस्ट बुक के बारे में। ये चक्षु प्रकाशन की बुक है और इसमें काफ़ी अच्छी आपको सामग्री मिलेगी, एक स्टडी गाइड मिलेगी, और ये आपके नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है। तो महिला पुरुष की जो भर्ती आने वाली है तकरीबन आपकी 52,000, उसमें जो भी ज़रूरतें हैं आपकी पढ़ाई से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस किताब में मिल जाएगी। तो इस किताब में आप देखेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से हर एक चीज़ बताई गई है। यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम मिल जाएगा, यानी कि सिलेबस मिल जाएगा, सामान्य हिंदी, जो आपकी मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, हर चीज़ इसमें आपको मिलेगी। विषय सूची आपको मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे आपको, सामान्य हिंदी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी मिलेगी, मैथ से रिलेटेड पूरी जानकारी मिलेगी, सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध होगी, मानसिक योग्यता परीक्षा और आपकी रीजनिंग की भी पूरी जानकारी आपको इसी किताब में मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस का एक परिचय भी पूरा दिया गया है, पुलिस का इतिहास क्या है, लोगो क्या है, और कौन कौन से पद हैं, किस रैंक पर कौन सा पद आता है, उन सब के बारे में आपको पूरी जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अगर आप ये किताब लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। ये एक उसी किताब का PDF है जिसमें आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ इसमें उपलब्ध है। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही अच्छी किताब है, और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, तो उसके लिए भी आपको अलग से किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस किताब को ज़रूर खरीदें। यूपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी गाइड के अलावा चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, उसे भी आप खरीद सकते हैं, जिसमें आपको अच्छे क्वालिटी के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी में नया आयाम जुड़ेगा और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी। तो इन दोनों किताबों को आप अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों किताबें काफ़ी अच्छी हैं, आप चाहें तो इनको जरूर खरीदें और आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद के बारे में, उसके बाद हम करेंगे टॉपिक को पूरा, उससे जुड़े हुए MCQ को पूरा। तो सबसे पहला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 52। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्लियर आपको? अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है? कार्यपालिका की शक्ति के बारे में लिखा है। क्या? अनुच्छेद 53 में लिखा है कि कार्यपालिका की शक्ति, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बस यही लाइन आपको याद रखनी है कि संघ की, जो संघ है भारत, जो राज्यों का संघ है, यूनियन, जो अनुच्छेद 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत, है ना, तो वही संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। राष्ट्रपति स्वयं भी उनका प्रयोग कर सकता है, या अधीनस्थ यानी कि जो मंत्रिमंडल है उनके माध्यम से करेंगे। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है, वह देश का प्रमुख है तथा देश की एकता व अखंडता का प्रतीक है। यह सब क्या है? अनुच्छेद 53 के अनुसार कि संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। बस यही लाइन आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। क्लियर आपको? बाकी ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखना है तो जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। क्लियर आपको? अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 54 की। इसमें क्या है? इसमें है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्लियर आपको? अनुच्छेद 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। तो राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। क्लियर आपको? राष्ट्रपति का चयन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है।
उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं एवं साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। क्लियर आपको? तो अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। इतनी चीजें आपको समझ लेनी है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 55 की, यानी कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति की। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति, यहां पर या नहीं होगा, राष्ट्रपति, या होगा, सॉरी, राष्ट्रपतीय है यहां पर। राष्ट्रपतीय निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाएगा। यह आपको जो राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति है यह याद रखनी है कि एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप किया जाएगा और ऐसे निर्वाचन में गोपनीय मतपत्रों द्वारा मतदान किया जाएगा। यह राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किसमें दी गई है? 55 में। और 54 में क्या दिया गया है? 54 में दिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। क्लियर है आपको? यहां पर आपको क्लियरिटी थोड़ी रखनी होगी, स्पष्टता थोड़ी रखनी होगी, जिससे चीजें आपको स्पष्ट रहें। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कभी भी लाइव क्लास मत पढ़ा करिए, वहां पर आपका बहुत ही ज्यादा समय जाया होता है, क्योंकि टीचर अधिकांश समय में कमेंट्स में ही अपना समय जाया करते हैं। वो कमेंट्स पढ़ते रहते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं होता है। तो रिकॉर्डेड वीडियो देखा करिए जिसमें आपको कम समय में ज्यादा चीजें पढ़ाई जाए। क्लियर आपको? ये छोटी सी वीडियो में आप काफी कुछ पढ़ रहे होंगे और आप यहां से काफी कुछ लेकर जाएंगे। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में लिखा है। ठीक है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में लिखा है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण शपथ की तिथि से, जिस दिन वो शपथ लेता है उस दिन पद ग्रहण माना जाएगा, 5 वर्ष होता है। इस कार्यकाल के भीतर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करना आवश्यक है, कि इस कार्यकाल के भीतर ही नए राष्ट्रपति का चुनाव करना होगा। कोई व्यक्ति चाहे कितने बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, तो कार्यकाल राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो जाता है। सामान्यतः जिस दिन राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होता है उसी दिन नए राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। क्लियर आपको? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जिस दिन शपथ ग्रहण करता है राष्ट्रपति उसी दिन से उसकी गणना की जाती है। अब बात करेंगे पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अनुबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन के पात्र होगा। जो राष्ट्रपति की योग्यता होती है, पात्रता होती है, जिसको अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर वो धारण करता है एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद, 2 बार राष्ट्रपति बनने के बाद, फिर भी वो चाहे जितने बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। यानी कि पुनर्निर्वाचन पर कोई रोक नहीं है भारत में, अमेरिका में है। क्लियर आपको? अमेरिका में है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन, क्या पुनर्निर्वाचन किसमें दिया गया है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन अनुच्छेद 57 में दिया गया है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी होंगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की, जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या पात्रता का जिक्र किया गया है। अब इसमें बताया गया है पहली पात्रता क्या है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है राष्ट्रपति पद की, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता हो। क्या? राष्ट्रपति वही बनेगा जो लोकसभा की सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन शर्त यह है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, किसी भी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद को संसद परिभाषित करती है। क्लियर आपको? 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक निर्वाचक होने चाहिए। जो वोट डालने वाले होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में, उन्हीं में से 5 अनुमोदक हों और 5 प्रस्तावक हों, और वो दिवालिया ना हो। इतनी 6 पॉइंट हैं मुख्यतः जो राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता या पात्रता का निर्धारण करते हैं अनुच्छेद 58 के अनुसार। क्लियर आपको? आपको मुख्यतः याद रखना है कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता या पात्रता का जिक्र है। सबसे पहले का वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो, 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक निर्वाचक होने चाहिए। ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए। और पागल ना हो। क्लियर आपको? क्या? पागल ना हो। दिवालिया यानी कि कंगाल ना हो, किसी बहुत ज्यादा कर्जा ना ले रखा हो और भरने की स्थिति में ना हो, और पागल ना हो। ये चीजें
देखनी होगी। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 59 यानी कि 59। यह भी राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ अनुच्छेद है और इसमें क्या कहा गया है उसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें कौन सी होती हैं, अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। क्लियर आपको कि राष्ट्रपति ना तो किसी संसद के सदन का सदस्य होगा, जैसे राज्यसभा और लोकसभा दो सदन होते हैं, उनमें से किसी का सदस्य नहीं होगा, और ना ही विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होगा। जैसे कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। कितने राज्यों में विधान परिषद है, ये आज का आपका प्रश्न है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने राज्यों में विधान परिषद है। क्लियर आपको, विधानमंडल या तो विधानसभा होती है, विधानसभा और विधान परिषद दो चीजें होती हैं राज्यों में। क्लियर आपको, उनमें से भी किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति। क्लियर आपको, राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे कि जिस वेतन पर वो और भत्तों पर उसको नियुक्ति मिली है, उसको शपथ ग्रहण मिला है, वही अंत तक बना रहेगा। उसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता है। क्लियर आपको, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार के पास 50 अनुमोदक एवं 50 प्रस्तावक निर्वाचक होने चाहिए तथा उसे 15,000 रुपए जमानत राशि 15,000 रुपए जमानत राशि। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रपति की जमानत राशि कितनी होती है, तो 15,000 रुपए होती है। आरबीआई के खाते में जमा करनी होती है। कोई भी उम्मीदवार मतदान का 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो यह जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्या, अगर कोई उम्मीदवार मतदान का 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पाता है तो यह जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। क्लियर आपको, तो अनुच्छेद 59 में जो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें लिखी गई थी ये सभी थी। क्लियर आपको, अब बात करते हैं अनुच्छेद 60 के बारे में। अनुच्छेद 60 क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। क्या, अनुच्छेद 60 में क्या जिक्र है, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का जिक्र है। प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है, अपना पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अब इसको आप ऐसे समझिए, देखिए कोई राष्ट्रपति बना है व्यक्ति, कभी कभी क्या होता है कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनाए जाते हैं, या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में ये आकस्मिक मृत्यु में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य करना होता है। क्लियर आपको, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बनते हैं, तो उनके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है अपना, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति की शपथ दिलाई जाती है, राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाता है, जो भारत का उच्चतम न्यायालय है, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो सीजीआई है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायमूर्ति है, मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश है, जिसकी उम्र सबसे ज्यादा है ना, उसको शपथ दिलाने का दायित्व सौंपा जाता है। तो शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में जो ज्येष्ठतम न्यायाधीश है वो दिलाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ अनुच्छेद 60 के तहत कराई जाती है। क्लियर आपको, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और बिल्कुल स्पष्ट रूप से तैयारी करते रहना होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 61 की, महाभियोग की। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया इस अनुच्छेद में वर्णित है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। क्लियर आपको, अनुच्छेद 61 पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो महाभियोग की पूरी जानकारी देगा, लेकिन अभी आप शॉर्ट में समझ लीजिए कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया इस अनुच्छेद में वर्णित है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से प्रेरित। अब बात करते हैं अनुच्छेद 62 की, जिसमें राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की बात कही गई है। तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद किन स्थितियों में रिक्त हो सकता है, कार्यकाल की समाप्ति पर रिक्त हो सकता है, मृत्यु हो जाने पर रिक्त हो सकता है, त्याग पत्र देने पर रिक्त होता है, महाभियोग के द्वारा
पदच्युत होने पर रिक्त होता है, योग्यता साबित होने पर रिक्त होता है, असमर्थता की स्थिति में रिक्त होता है। कार्यकाल की समाप्ति के अलावा अन्य स्थितियों में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तथा इस दौरान उन्हें राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियां, विशेषाधिकार, वेतन तथा सुविधाएं मिलती हैं, परंतु अधिकतम 6 माह के अंतर्गत नया चुनाव कराना आवश्यक है। क्लियर आपको? तो 6 माह के अंदर चुनाव करना आवश्यक है अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है। ये चीजें आपको स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए। और जो त्याग पत्र है राष्ट्रपति अपना किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी होंगी कि जो राष्ट्रपति होते हैं भारत के, वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। क्लियर आपको? तो पूरा फोकस बनाकर रखिए और एक एक चीज को समझिए। तो ये रहा आपका पूरा राष्ट्रपति का टॉपिक। 52 से 62 तक के जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे सबके बारे में डिटेल से आपको समझा दिया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए एमसीक्यूज। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ पिछला टॉपिक जो राष्ट्रपति के अनुच्छेद थे बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ा होगा और अभी ईमानदारी से सभी प्रश्नों को हल करेंगे, सभी का एमसीक्यू का उत्तर देंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो पहला ऑप्शन है आपका अमेरिका के राष्ट्रपति से, दूसरा है फ्रांस के राष्ट्रपति से, तीसरा है ब्रिटेन के सम्राट से और चौथा है आपका श्रीलंका के राष्ट्रपति से। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ABCD में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहां पर देखिए सही उत्तर हो जाएगा सी, ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति हो या ब्रिटेन के सम्राट हो, ये स्वयं से निर्णय लेने में समर्थ नहीं है। जो इनसे कैबिनेट कहती है वही इनको निर्णय लेने पड़ता है, वही इनको करना पड़ता है। क्लियर आपको? सामान्य भाषा में आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जा सकती है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, विरोधी दल का नेता होता है, भारत सरकार का मुख्य सचिव होता है? बताइएगा भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है या कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? अभी मैंने आपको कराया था अनुच्छेद इसका, तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ईमानदारी से उत्तर दे रहे होंगे कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। और अगर आप अनुच्छेद के साथ उत्तर लिखेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है क्या प्रधानमंत्री में निहित होती है या राष्ट्रपति में निहित होती है या मंत्रिपरिषद में निहित होती है या संसद में निहित होती है? बताइएगा संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती। क्लियर आपको? राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान नहीं है, केवल सरकार का प्रधान है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है? बताइएगा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है या राज्य का प्रधान नहीं है या केवल सरकार का प्रधान है या राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है? जल्दी से बताइएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, राज्य का प्रधान है। देखिए राज्य और सरकार दोनों का प्रधान नहीं हो सकता है। आप में से कई लोगों को लग रहा होगा कि राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है, लेकिन सरकार का प्रधान होता है सरकार का प्रधानमंत्री। क्लियर आपको? तो यहां पर आपको स्पष्ट होनी चाहिए कुछ चीजें। अब देखेंगे अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लोकसभा अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है? बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आप कर चुके होंगे, इसलिए मैं ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, सीधे आपको उत्तर बता रहा हूं। राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, संसद में या मंत्रिपरिषद में? बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। क्लियर आपको? एक एक चीज बिल्कुल आपको स्पष्ट हो जाएगी अगर आप सारे एमसीक्यू करेंगे पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद, तो आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के अनुसार देश की किन तीन सेनाओं का
तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, थल सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल? बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, राष्ट्रपति। अब यहां पर एक ऑप्शन और भी आपका जुड़ सकता है, चीफ आर्मी स्टाफ डिफेंस जो बनाया गया है, ठीक है, चीफ आर्मी स्टाफ, लेकिन यहां पर राष्ट्रपति ही होगा। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य और सरकार का अध्यक्ष या बहुमत दल का नेता? बताइएगा। भारत का राष्ट्रपति होता है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? 8वें प्रश्न का उत्तर आपको देना है और बहुत ही आसानी से देना है कि राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। क्लियर आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए, एक एक चीज को समझिए और सारी चीजें आपके पक्ष में होंगी अगर आप स्वयं पर भरोसा बनाकर रहेंगे, निरंतर परिश्रम करते रहेंगे। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? बहुत ही आसान उत्तर है। क्या राष्ट्रपति होता है, क्या प्रधानमंत्री होता है, या रक्षा मंत्री होता है, या सबसे लंबे समय तक सेवारत सेनाध्यक्ष? तो उसका सही उत्तर है आपका राष्ट्रपति। क्लियर आपको? 9 का सही उत्तर क्या है? राष्ट्रपति। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष से अधिक आयु का हो, उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। अभी आपको राष्ट्रपति की पात्रता और योग्यताएं पढ़ाई थी, कौन से अनुच्छेद में पढ़ाई थी, क्या आप कमेंट करके बताएंगे? मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? 10वें का। 10वें का जो सही उत्तर है आपका डी है। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम इतना आपसे पूछा गया है। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? डी 35 वर्ष। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या कोई आयु सीमा नहीं? बताइएगा। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 12वें का कौन सा प्रश्न है, यह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है आपका कोई आयु सीमा नहीं है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका डी, कोई सीमा नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बताइएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से सांसद को चुनते हैं आप, विधायक को चुनते हैं। जहां पर आप स्वयं वोट करने जाते हैं वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जहां पर जनता स्वयं वोट करती है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी। राष्ट्रपति को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति? बताइएगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो 15वें का कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका? डी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्लियर आपको? अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। उम्मीद करता हूं आप सभी ने वीडियो को लाइक कर लिया होगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? संसदीय समिति को, लोकसभा अध्यक्ष को, निर्वाचन आयोग को या उच्चतम न्यायालय को? जो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद होते हैं उसे कौन निर्देशित करता है या किसे निर्देशित किया जाता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, उच्चतम न्यायालय। क्लियर आपको? फोकस बनाए रखिए, निरंतरता बनाए रखिए और निश्चित रूप से सफलता फिर आपके कदम चूमेगी और आप जमकर झूमेंगे। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 10-10, 20-20, 50-50 या 100-100? आपको यह प्रश्न अभी कराया गया था, अनुच्छेद में पढ़ाया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 50-50। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए
अहिर्त हो या कोई लाभ का पद ग्रहण किया हो। तो इसमें बहुत ही आसानी से आप उत्तर समझ पा रहे होंगे कि उत्तर यहां पर डी हो जाएगा। राष्ट्रपति की जो पद की अर्हता है, जो योग्यता है, जो पात्रता है, उसमें राष्ट्रपति के लिए चुना जाने वाला शख्स लाभ का कोई भी पद धारण नहीं करना होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। बताइएगा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो 19 का जो सही उत्तर है आपका वो है बी ऑप्शन, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है क्या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा या संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो राष्ट्रपति का पद का चुनाव कौन संचालित करता है, निर्वाचन आयोग करता है। जो भारत निर्वाचन आयोग है वो इसका पद संचालित करता है। क्लियर आपको। तो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, एक एक चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो भी प्रश्न बनेंगे वो भी आपको कराए जाएंगे। राष्ट्रपति का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां जितने भी अनुच्छेद थे उनके बारे में आपको डिटेल में बता दिया गया है और उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू भी आपको कराए गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आई होगी, आपने पूरी ईमानदारी के साथ एक एक चीज को देखा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उनका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।